हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषिकेश तिवारी। आज जो है हम लोग एक नए मुद्दे को डिस्कस करने वाले हैं जो ओल्ड पेंशन स्कीम से संबंधित है। पुरानी पेंशन योजना। और आज की डेट में शिक्षक हो, सरकारी कर्मचारी, किसी विभाग से हो, उसके मन में एक समस्या का ये या एक विचार सदैव रहता है। वो विचार है पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दे सरकार। और इसमें एक डिस्पैरिटी भी है कि कहीं पुरानी पेंशन लागू है और कहीं उसको हटा दिया गया है। इसमें एक छोटा सा कोड भी हम लोग जहाँ तक देख सकते हैं कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने सारे मुद्दों में कहा था कि कई मुद्दे वो छेड़ते रहते हैं, जैसे वन नेशन वन लॉ है, एक देश एक कानून की बात उन्होंने कहा, वन नेशन वन इलेक्शन कहा, वन नेशन वन पेंशन कब कहेंगे, इस बात को कब स्वीकार करेंगे कि वन नेशन वन पेंशन होना चाहिए। उनको जिनके अंदर योग्यता है, जिन्होंने योग्यता के आधार पर कुछ अर्जित किया है, अपने नौकरी को अर्जित किया है, उनकी एक अपनी योग्यता है, उन्होंने उसके लिए समय दिया है और निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, देश की सेवा करते हैं और निस्वार्थ भाव से करते हैं। बड़ा मुद्दा है। सरकार कहती है हम साक्षरता बढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में सरकार साक्षरता बढ़ाती है? साक्षरता तो शिक्षक बढ़ाते हैं, जो गांव देहात देश प्रदेश के कोने कोने से बच्चों को शिक्षित करते हैं, अपनी तमाम कठिनाइयों को भूल जाते हैं, घर से कितना दूर बैठे हैं, अपनों की याद आती है, अपनों तक पहुंच नहीं पाते हैं, अपनों की समस्याओं में सहयोग नहीं दे पाते हैं, अपनी खुशियों को कुर्बान कर देते हैं। लेकिन सरकार को लगता है कि इनको तो वेतन मिलता है, इनको खैरात मिलता है, उसको खैरात समझते हैं। ये सबसे बड़ा अपराधी तो शिक्षक समाज है, जो शिक्षित करता है, जो गुरु होता है। पुराने समय में इनका बहुत सम्मान हुआ करता था, गुरु के चरणों में सारे लोग जो है नतमस्तक हो जाते थे। लेकिन आज सबसे ज़्यादा जो संदेह की नज़र से देखा जाता है वो शिक्षक देखा जाता है कि शिक्षक को इतना वेतन मिलता है, उसको ये नहीं समझ में आता कि वो कितने तार्किक तरीके से बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास करता है, तमाम जो है प्रयोग करता है, तमाम तरीके से बच्चों को समझने का प्रयास करता है। अपने परिवार को न समझकर वो किसी और बच्चे को समझने का प्रयास करता है। उसके बदले में उसके जीवन यापन के लिए सरकार वेतन देती है, लेकिन उसको लगता है कि शिक्षक तो बहुत ज़्यादा वेतन दिया जाता है, नियमानुसार दिया जाता है। इसके इतर अगर हम बात करें, हमारे यहाँ जो राजनीतिक पार्टियां हैं और जो राजनीति करने वाले हैं, कोई एक बार विधायक बन जाए, 2 बार विधायक बन जाए, 3 बार विधायक बन जाए, जितनी बार विधायक बनता है उतने पेंशन उससे जुड़ते जाते हैं। शिक्षक को तो एक ही पेंशन मिलना है, वो भी नहीं मिलता है। एक नई स्कीम ला दिया जिसका नाम है न्यू पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम भी कहिए या न्यू पेंशन स्कीम कहिए। इसके फायदे गिनाए जा रहे हैं, तमाम विभाग मिल करके इसके फायदे गिना रहा है, इसके ये फायदे, उसके वो फायदे हैं। जब फायदे हैं तो सब में लागू क्यों नहीं है? अगर इतना फ़ायदा है तो नेता, मंत्री, विधायक या अन्य लोगों को क्यों नहीं दिया जा रहा इन फायदों को? उनके साथ दुर्व्यवहार क्यों, जो है दोहरा चरित्र क्यों दिखाया जा रहा है? उनको भी दे दो ये पेंशन, इक्वलिटी लाओ, वन नेशन वन पेंशन कर दो, एनपीएस कर दो, सबके साथ कर दो। हम लोग तो उसके लिए भी तैयार रहेंगे कि सबके साथ अगर सेम रहेगा तो कोई कहने वाला लायक भी नहीं रहेगा। ऑल इंडिया जो है में जो है NMOPS अटेवा एक ऐसा संस्था है
जो आवाज़ उठाती है, जिसके अध्यक्ष हैं विजय बंधु जी, आदरणीय विजय बंधु जी, जो एक बहुत ही सराहनीय और संघर्ष वाला प्रयास कर रहे हैं। उनमें सभी सरकारी कर्मचारी, चाहे वो किसी विभाग से हो, उनका सहयोग करना चाहिए। सरकार को एक आईना दिखाना पड़ेगा कि सरकार एक रास्ते पे चले, दो रास्ते पे अपने अनुसार रास्ते न बनाए, न्याय संगत बातें करे। अगर सरकार के अंदर इतना ट्रांसपेरेंट चीज़ें करने का है तो पेंशन सबकी ख़त्म कर दे। पेंशन का विचार ही क्या, और पेंशन से भार कहाँ? लोग कहते हैं पेंशन से भार है, पेंशन से भार कहाँ है? उसको कैलकुलेट करके गणितीय आंकड़े से भी समझा जा सकता है कि पेंशन से भार कहाँ है। कोई एक सरकारी कर्मचारी ही मान लीजिए, रिटायर जब होता है तो पेंशन उसको लगभग उसकी सैलरी का आधा मिलता है। और अगर आप उसके पद को, जब वो उसका पद खाली होता है और अगर नए शिक्षक को नियुक्त करते हो आप, उसका वेतनमान उसकी सैलरी का आधा होता है। आधे वेतनमान से वो नियुक्त होता है, अपनी सर्विसेज प्रारंभ करता है, किसके अगेंस्ट? जो सरकारी कर्मचारी रिटायर हो गया है। वेतन का आधा वो पेंशन पा रहा है और वेतन का उसके आधा जो है किसी को सैलरी दिया जा रहा है, और वह धीरे धीरे सैलरी इंक्रीमेंट होता है, डीए लगता है, तो धीरे धीरे उसकी सैलरी बढ़ती है। और ऐसा बढ़ते बढ़ते वह उस चरण तक पहुँचते पहुँचते जिसमें वो पहले वाला रिटायर हुआ है, उसको लगभग 10 से 15 साल लग जाते हैं। और एक सरकारी कर्मचारी जो रिटायर हुआ है, वह मुझे नहीं लगता कि 10-15 साल तक वह जीवित रहेगा। तो ओवरऑल अगर कैलकुलेशन किया जाए, 50% को जोड़ दिया जाए, तो अल्टीमेटली सरकार के ऊपर तो वही बोझ पड़ने वाला है। सरकार के ऊपर एक्स्ट्रा बोझ कहाँ पड़ने वाला है? जो दुनिया भर के वित्तीय घाटे दिखा दिए जाते हैं। सरकार तो बहुत जगह ऐसी जगह पैसा खर्चा करती है जिसका कोई मतलब नहीं है, औचित्य ही नहीं है। ये तो अजब हमारा लोकतंत्र ही ऐसा है। एक बार इलेक्शन होता है, जनता को प्रलोभन दिया जाता है, जनता अपना वोट डाल देती है और वोट डालने के बाद जवाबदेही नहीं होती है। सरकार चाहे जो करे, अपने तरीके से नियम बनाए, कानून बनाए, फिर भी जनता सोचती है चलो हमारे पक्ष में बातें हो रही है, हमारी सुविधा के लिए किया जा रहा है। लेकिन सुविधाएं कहाँ देखी जाती हैं? नेता, विधायक, मंत्री, उनकी सुविधाएं कहाँ कम कर दी गई है? चिकित्सा सुविधा उनको मिलती है, ट्रांसपोर्ट सुविधा उनको मिलती है, फ़ोन सुविधा उनको मिलती है, बिजली सुविधा उनको मिलती है, हर सुविधा है, फिर भी उनको पेंशन भी दिया जाएगा। लेकिन जो शिक्षक या कर्मचारी अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ है और किसी दूसरे बच्चे को शिक्षित कर रहा है, किसी विभाग को चला रहा है, वो जब रिटायर होता है 30-35 साल बाद, तो उसको पेंशन न देने का एक स्कीम बनाया गया है। और ये एनपीएस एक ऐसा स्कीम है जिसमें आपको जबरन फंसाया जाता है। एनपीएस में आप जो भी धनराशि जमा करते हैं उसका एक रूल है, उसका 60% ही आप रिटायरमेंट के बाद पाएंगे। 40% तो वैसे भी खाते में रहेगा, वो आप निकाल भी नहीं सकते हैं। उसको कहते हैं उससे पेंशन बनाएंगे। उससे पेंशन बनेगा तो कितना बनता है? 2700 रुपया बनता है रिटायरमेंट के बाद। मतलब अगर हम 15-20 लाख जमा करते तो उससे 2700 रुपया मुझे ब्याज मिलेगा। अजीब सा दोहरा चरित्र है। सरकार क्या करना चाहती है? एक सरकारी कर्मचारी हो, वो पूरा टैक्स भी भरता है, वो पूरी तरीके से टैक्स पेयर है। टैक्स स्लैब भी कितने बीच के टैक्स स्लैब खत्म कर दिया गया, जंप करा दिया गया। सरकार अपने आप को बहुत बुद्धिजीवी समझती है, लेकिन वो मजबूरी का फ़ायदा उठाती है। जो एक्चुअल में बुद्धिजीवी है उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाती है। उसको लगता है कि अब हम जीत गए हैं, अब तो हम अपनी मनमानी कर सकते हैं। सामने वाला पढ़ा लिखा है ज़रूर, इनकी शिक्षा और जो सामने वाला जिस पे रूल कर रहे हैं उनकी शिक्षा में बहुत अंतर है, लेकिन उसके अंदर धैर्य है। वो धैर्य से वो सब कुछ सहता है।
उसको एक उम्मीद रहती है कि सरकार हमारे लिए अच्छा करेगी, नए तंत्र बनाएगी, जिससे जो है हमारा क्या पूरे समाज का विकास होगा, हमारा क्या विकास होगा। हम तो अपनी मेहनत कर रहे हैं तो उसका हमें प्रतिफल मिल रहा है, अभी भी मेहनत कर रहे हैं। कौन सा हमें पढ़ने के बाद, नौकरी पाने के बाद, सरकारी विभाग में जाने के बाद हमें काम ही नहीं करना पड़ रहा है, काम तो हमें करना ही पड़ रहा है। और प्लस उसके लिए हमने मेहनत किया है, 10 साल 15 साल 20 साल लोगों ने मेहनत किया, तब जाके किसी तरह नौकरी मिलती है। तो उसमें जाकर के तमाम तरह के शोषण, तमाम तरह की चीज़ें होने लगती है। तो सरकार से ये निवेदन है कि सरकार एक रूपता लाए, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते भी हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 लॉ, ये सारी बातें तो करते हैं। तो 1 नेशन 1 पेंशन क्यों नहीं है? क्यों इसमें जो है आपका 2 कैटेगरी में बांट दिया गया है? नेता को पेंशन मिलेगा, सांसद विधायक मंत्री को पेंशन मिलेगा, और जो बेचारा अपने घर से दूर समाज की सेवा कर रहा है, समाज को अच्छा बना रहा है, समाज को शिक्षित कर रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है, उसको पेंशन से कोई मतलब नहीं। और फिर उसके ऊपर तमाम तरह के नियम लगाए जाते हैं। एक बात और ये भी है कि आप सरकारी विभागों में जो शिक्षक नियुक्त कर रहे हैं, स्पेशली जो कह सकते हैं, वैसे सारे विभागों में सेम स्थिति ही है, लेकिन जो शिक्षक नियुक्त कर रहा है वो शिक्षण कार्य कर रहा है। शिक्षण कार्य के लिए उसको आपने नियुक्त केवल किया है, शिक्षण कार्य कर थोड़ी रहा है वो। उसको तो तमाम कार्य सरकार अपनी योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए नियुक्त किया है। दुनिया भर की योजनाएं वो विद्यालय से चाहे वो लगा रहा हो, चाहे किसी विभाग से हो, इलेक्शन कराए, हर चीज़ कराता है बंदा वो, जनगणना कराए, मतगणना कराए, हर चीज़ वो करा लेता है। शिक्षण कार्य तो उसका सेकेंडरी हो गया है। शिक्षा, नेल्सन मंडेला ने कहा था कि किसी देश को अगर बर्बाद करना हो तो उसकी शिक्षा को बर्बाद कर दो, शिक्षा के स्तर को गिरा दो, वो खुद ब खुद देश बर्बाद हो जाएगा। किसी अस्त्र शस्त्र, किसी परमाणु बम, किसी हथियार की आवश्यकता नहीं है देश को बर्बाद करने के लिए, शिक्षा का स्तर गिरा दो। मोरलेस वही है। जो हमारा इवैल्यूएशन पैटर्न है वो कितना फ्लेक्सिबल है, उसमें परसेंटेज की वैल्यू बढ़ गई है, हमें परसेंटेज दिखाना है। हम लोग पढ़ते थे, परसेंटेज नहीं वैल्यू करता था उतना, किसी के 60% आ जाते थे तो बहुत खुश हो जाता था। आज 80% वाले बच्चे को कुछ नहीं आता है, क्योंकि टीचर भी तो मजबूर है, शिक्षक को भी उसी तरीके से जो है किया जा रहा है। तो मतलब ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट अपने तरीके से करना चाह रही है। तो पेंशन पे एक जो है उचित कदम उठाना चाहिए सरकार को, या तो इधर या तो उधर, या तो आप सबको पेंशन दीजिए। और आंकड़े भी कहते हैं कि पेंशन से कोई भार नहीं है। पेंशन से कैसे भार है? जब 50% आप रिटायरमेंट को दे रहे हो, 50% पे नियुक्ति कर रहे हो, तो भार कहाँ है? आपको तो वही देना है। 15 साल में वो उस पर पहुँचेगा, 15 साल में वो रिटायर्ड जो है टीचर या कोई भी कर्मचारी मृत हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली उसकी पेंशन बंद हो जाएगी। तो भार कहाँ है? तो इस तरीके से पेंशन को पर उचित कदम उठाना चाहिए। 1 अक्टूबर को जैसे विशाल जो है धरना प्रदर्शन दिल्ली के रामलीला मैदान पे जो है आदरणीय विजय बंधु जी के नेतृत्व में होना है, तो देश और प्रदेश के समस्त जो है कर्मचारी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुटें, वहाँ पे उपस्थित हों, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, और साथ ही साथ अपनी मांगों से अवगत कराएं। यहाँ के जो है हमारे माननीयों को अवगत कराएं कि हमारी मांग कोई जो है अनुचित मांग नहीं है, उचित मांग है। उचित मांग का मतलब ये होता है कि अगर मोदी जी कहते हैं, माननीय जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए, 1 नेशन 1 लॉ होना चाहिए, 1 नेशन 1 पेंशन भी होना चाहिए। या तो सबको दो या सबको हटाओ। ये ऐसा नहीं होता है कि कहावत है कि आंधर बाटे सिन्नी फिर अपने दे, वही वाला हाल है। जो माननीय गण हैं उनको मिलेगा, और जो काम करने वाले हैं, जो देश को बनाने वाले हैं, जो संस्थाओं को चलाने वाले हैं,
उनको नहीं मिलेगा। ये तो मुझे समझ में नहीं आता है। तो दोस्तों, आप लोग पूरी तरीके से विजय जो है आदरणीय विजय बंधु जी का सपोर्ट करें और पेंशन की लड़ाई को सफलता की तरफ ले जाएं, ले जाने में उनकी मदद करें। या इधर की बात हो या तो उधर की बात हो, बीच वाला जो है प्रश्न नहीं होगा। धन्यवाद। मैं डॉक्टर ऋषिकेश तिवारी अपनी इन्हीं बातों के साथ जो है अपने आप को गाड़ी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय हिंद।